आज का हमारा टॉपिक है पद। देखो, पद की डेफिनेशन यानी परिभाषा। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द को अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणीय रूप मिल जाए तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, महेश फुटबॉल खेलता है। महेश क्या है? पदकर्ता। फुटबॉल क्या है? पदक्रम। खेलता है क्या है? पद क्रिया। विशेष क्या है देखो इसके अंदर? जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। फिर है हल और हलंत। हल और हलंत किसे कहते हैं हम? प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? हल या हलंत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे क पूरा है, कोई नीचे हलंत नहीं लगाई हुई है। अब यहाँ देखो, क के नीचे हमने छोटी सी बारीकी जो लाइन खींची है उसे हम हलंत कहते हैं। ये की यहाँ पे छोटी सी अपने जो लाइन लगाई है उसको हलंत कहते हैं। क प्लस ई, पे प्लस ई, हो, है प्लस ओ, ये इधर के जो भी शब्द है ये कौन से हैं? स्वर है। मात्रा क्या होती है? देखो, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का योग होता है तब भी स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। देखो, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। यहाँ पे हमने मात्रा नहीं लगाई। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है। अब हमारी हेडिंग आ गई स्वर। स्वर की परिभाषा तो सभी को ही पता है। नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो स्वर को किसी भी के साथ नहीं होती है। स्वर कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं किसी की मदद ज़रूर कर सकता हूँ पर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसी ही देखो इनकी एक परिभाषा है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनमें एक भी शब्द में दूसरे शब्द की कोई भी ध्वनि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना? अब मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है, क्योंकि इसमें एक की कोई मात्रा नहीं होती है। अव्यंजन, स्वर से व्यंजन की परिभाषा बना लो। स्वर कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, यानी कि मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र है वो। व्यंजन बेचारा हमारी तरह है जिसको सहारे की जरूरत है, बिना सहारे ही ये बेचारा आगे नहीं बढ़ सकता। देखो, व्यंजन की परिभाषा देखते हैं हम। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होती है। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी निर्देशालय 1900 यानी कि 1966 के अनुसार
कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 52 मानी गई है। और हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। देखो, स्वरों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में बांटा जाता है। एक तो उच्चारण अवधि के आधार पर, एक ओष्ठ्यकृति के आधार पर, एक जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, एक मुखाकृति के आधार पर, एक नासिका के आधार पर। अब इन्हीं में भी इनके एक एक दो दो पार्ट है। देखो, जैसे उच्चारण अवधि के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर, ओष्ठ्यकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, मुखाकृति के आधार पर संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त, नासिका के आधार पर निम्ननासिक, अनुनासिक। अब इनकी सबकी भी डेफिनेशन है, यानी परिभाषा है। लघु स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, वर्ताकार स्वर कौन से, अवर्ता स्वर कौन से, ये इसका भी एक बहुत अभी बड़ा सारा टॉपिक है। इनके बारे में हम कल जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।